हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस बी आई टी एलाइट में। और आज हम कवर करने वाले हैं एक बायोलॉजी का बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। ज़्यादातर लोगों को ये टॉपिक बहुत टिपिकल लगता है क्योंकि इसमें हम लोग डेप्थ में जाने वाले हैं। बायो से रिलेटेड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, उनकी पहचान करने वाले हैं कि कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स इस पूरे वर्ल्ड में हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या क्या वेराइटीज़ होती हैं, उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि उनको किसी एक स्पेसिफिक क्लास में क्यों रखा गया है। तो इस टॉपिक में हम लोग बहुत डिटेल में जानने वाले हैं हर ऑर्गेनिज्म के बारे में, ताकि उसको किस तरीके से किस ग्रुप में रखा जाए कि हमको कैरेक्टरिस्टिक्स तुरंत दिमाग में उसके सारे अपने आप पता चल जाए। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन का यूज़ क्या है, इस क्लासिफिकेशन को क्यों किया गया, सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं और दूसरी चीज़ जानते हैं कि ये क्लासिफिकेशन आखिर है क्या। ठीक है, तो जैसा कि आप एक टॉपिक देख सकते हैं, इसमें एक चीज़ लिखी हुई है जो हमारे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। ये लाइन पढ़िएगा कि the method of arranging different organisms into groups on the basis of similarities and dissimilarities is called classification। बहुत ज़रूरी है कि हम जब किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसको एक तरीके का अगर हमें बताना है तो हमको क्या करना होगा, उसकी चाहिए होंगी सिमिलैरिटीज। ठीक है, और जब हम डिफरेंस उनके बीच में क्रिएट करना चाहते हैं तो हम उनके लिए बोलेंगे उनकी डिससिमिलैरिटीज। अब इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में बहुत बार पढ़ा हुआ है, सबने सेल्स को पढ़ा है। और जब हम सेल्स के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो सेल हम दो तरीके का पढ़ते थे। एक हम पढ़ते थे प्लांट सेल और एक हम पढ़ते थे एनिमल सेल। ठीक है, हम दो अलग अलग सेल्स पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि ये दो अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स हैं, ये दो अलग अलग वेराइटीज हैं। वहां पर जब हम लोग ने पढ़ा तो हम लोग ने कई सारे सेल्स के फीचर्स देखे थे। हम लोग ने पढ़ा था कि प्लांट की जो सेल होती है उसमें सेल वॉल पाई जाती है। हमने ये पढ़ा था कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पाई जाती है। इसके बाद हमने कई सारे सेल ऑर्गेनल्स भी देखे थे, है ना, कि सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ सेल ऑर्गेनल केवल ऐसे होते हैं जो किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं लेकिन एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल्स में पाए जाते हैं लेकिन प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। अच्छा, वहीं सेल वॉल प्लांट्स में थी और हमने ये देखा था कि सेल वॉल एनिमल्स में नहीं है। ठीक है, तो इस ये एक कारण था जिसकी वजह से हमने प्लांट्स और एनिमल्स को अलग कर दिया। दूसरा मेन कारण था कि प्लांट्स में प्लास्टिड्स पाए जाते थे। प्लास्टिड्स का मतलब है वो ऑर्गेनल्स जो खाना बनाते हैं, इनको किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। जबकि ये प्लास्टिड्स जो थे ये प्लांट्स में नहीं, एनिमल्स में नहीं थे। ठीक है, एनिमल्स में ये एब्सेंट थे। कुछ एक और एक सेल ऑर्गेनल हम लोग ने पढ़ा था जिसको सेंट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल प्लांट्स में नहीं पाया जाता है जबकि सेंट्रियोल एनिमल्स में पाया जाता है, ये सेल डिवीजन का काम करता है। तो इस तरीके से कई सारे ऐसी चीज़ें थी जो हमने पढ़ी जो प्लांट्स में पाई जाती थी, एनिमल्स में नहीं पाई जाती थी। इसका मतलब है कि प्लांट और एनिमल दो अलग अलग प्रजातियां हैं, दो अलग अलग पूरे, और ये प्रजाति नहीं है, ये स्पीशीज नहीं है, ये पूरे पूरे किंगडम है। इनके अंदर बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज आएंगी। प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज हैं। इन सारी वेराइटीज को अभी एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सिर्फ ये बताने का तरीका है कि इनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया गया क्योंकि इनमें कुछ सिमिलैरिटीज थी और इनमें कुछ डिससिमिलैरिटीज। जो जो चीज़ें अलग होती जाती हैं उसकी वजह से हम उनको दो वेराइटीज अलग अलग बना देते हैं। ठीक है, और इसी चीज को पढ़ना, इसी चीज को क्लासिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना, उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग क्लासेस में अरेंज करना उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर। ठीक है, अगर सिमिलर होंगे, जैसे प्लांट्स में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, फॉर एग्जांपल एल्गी प्लांट के अंदर आते हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये सब प्लांट की वैरायटीज हैं। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस भी उन एनिमल्स में आते हैं, रेप्टाइल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें
एनिमल्स में आ गई। क्यों? क्योंकि इन सभी एनिमल्स, जितनी भी अभी मैंने वैरायटी बोली, जैसे रेप्टाइल्स हो गया, फिशेज हो गया, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स में ह्यूमंस हो गए, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं, इसलिए इन सबको हमने एनिमल्स में डाल दिया। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एल्गी, इन सब में भी कुछ सिमिलैरिटीज थी, जिसकी वजह से हमने इनको प्लांट के अंदर डाल दिया। इस तरीके से हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया। ठीक है। इसके बाद आप एक वर्ड देख सकते हैं, नॉमेनक्लेचर। क्या है नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर का सिंपल सा मतलब है नामकरण करना। ठीक है। जैसे हम लोगों के घर वाले हमारा नाम करते हैं, वैसे ही साइंस भी क्या कहती है कि हमें हर ऑर्गेनिज्म का एक नाम देना होगा, जो कि वर्ल्ड वाइड वैलिड हो, जो कि वर्ल्ड वाइड अगर हम बोलें, उसको साइंटिफिक टर्म्स में अगर बोलें, तो हम पहचान जाएं कि हम इस एनिमल की बात कर रहे हैं या इस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को बोला जाता है होमोसेपियंस। ठीक है। बहुत सारे ह्यूमंस आए, लेकिन जो लेटेस्ट में नाम दिया गया है ह्यूमन जो चल रहे हैं अभी, उनको होमोसेपियंस बोला गया। मैंगो, अगर मैं मैंगो की बात करूं, आम हमारे लिए आम ही है, लेकिन मैंगो को बोला जाता है मैग्नीफेरा इंडिका। ठीक है। बड़ा अजीब सा नाम है, बिल्कुल है। लेकिन ये नाम कैसे पड़ा, सॉरी इंडिका, ये नाम कैसे पड़ा ये भी मैं बताऊंगा। तो ये सब चीजें हम लोग नाम करते हैं, ये इस बेसिस पर नाम करते हैं ताकि इस पूरी दुनिया में जो भी मैंगो को बोल रहा है वो मैग्नीफेरा इंडिका से उसको रिकॉग्नाइज कर सके कि वो क्या है। ह्यूमन अगर होमोसेपियंस बोला जा रहा है तो वो रिकॉग्नाइज कर सके कि आखिर क्या है। ठीक है। तो ये होता है हमारा नॉमेनक्लेचर। और एक वर्ड आप पढ़ रहे हैं, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है? इसी क्लासिफिकेशन और जो नेमिंग है, इन सब की जो साइंस की जो ब्रांच है, तो उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, पहचानना, एंड नॉमेनक्लेचर, नाम करना, टुगेदर विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। और उनको साथ में उनको मतलब टैक्सोनॉमी अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, तो टैक्सोनॉमी दो चीजों से मिलकर के बनती है। एक हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, और दूसरा हमारा हो गया नॉमेनक्लेचर, यानी कि नेमिंग। ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर के पूरी एक साइंस बन गई है, जिसको हम लोग ने टैक्सोनॉमी बोल दिया, और इस टैक्सोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आई होप सो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अब चलिए बढ़ते हैं कि एडवांटेज क्या है, क्लासिफिकेशन आखिर किस लिए जरूरी था। ठीक है। तो देखो कई सारे पॉइंट्स हैं, हमको ओवरऑल पॉइंट्स देखने हैं, बहुत गहराइयों में कूदने की जरूरत नहीं है। तो एडवांटेजेस की अगर मैं आपसे बात करूं, तो देखो एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज हमारा क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला एडवांटेज लिखा है मेक्स द स्टडी इजियर। बहुत इंपॉर्टेंट। साइंटिस्ट, हम और आप तो स्टडी करने नहीं जा रहे हैं, बट जो साइंटिस्ट हैं वो जब स्टडी करते हैं, कोई इंडिया से स्टडी कर रहा है, कोई अमेरिका से कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से कर रहा है, कोई चीन से कर रहा है, अलग अलग जगह से साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं। तो अगर वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को पकड़ते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म पर रिसर्च करते हैं, तो उनको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पहले ही से मिल जाने चाहिए, जिनको वो देखेंगे और वो देख करके उस नई स्पीशीज को एक क्राइटेरिया में डाल देंगे, ताकि वो स्पीशीज फिर दुनिया में कहीं पर भी दिखे अगर, तो उसके वो कैरेक्टरिस्टिक से उसको पहचाना जा सके। ठीक है। तो इससे स्टडी आसान हो जाती है। ठीक है। तो स्टडी करने के लिए हम इसको क्लासिफिकेशन को इस्तेमाल करते हैं। हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, वही अभी मैंने बोला कि पहचान करना आसान हो। हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला है, तो वो किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में मिले, हम उस ऑर्गेनिज्म को पहचान सकें। ठीक है। इसके अलावा सिस्टमिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ सिस्टमैटिक वे में करना बहुत ज़रूरी है। आप ये चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, तो इसको एक सिस्टमैटिक वे में लिखा गया है, एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट किया गया है। आप कोई काम करते हैं तो उसको एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं, तो इसी तरीके से हम ऑर्गेनिजम्स को जान रहे हैं, हम पहचान रहे हैं, तो हम उनकी स्टडी को भी एक सिस्टमिक वे में करें, सिस्टमैटिक वे में करें, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, दूसरे ब्रांचेस से कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल स्पीशीज के बारे में जानना और स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना, ये हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी हम चीज़ें पढ़ते हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो क्लासिफिकेशन जो होती है वो हेल्प करता है हमको बायो जियोग्राफी में। ठीक है। मतलब कि लाइफ और ज्योग्राफी दोनों को मिला दिया गया, तो ये जानना कि कहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है, उस ऑर्गेनिज्म की कितनी स्पीशीज, कितनी मतलब प्रजातियां, या कितना पॉपुलेशन है, वो कम तो नहीं हो रही है, कम हो रही है तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, इकोसिस्टम को कैसे मेंटेन करना है, वो इकोसिस्टम के लिए क्या क्या लाभ दे रही है या क्या क्या हानि दे रही है, मतलब प्रॉफिट और लॉस चेक करना है उस स्पीशीज से। तो सारी चीज़ें हम इसमें इसके थ्रू कर सकते हैं।
रिलेशन टू अदर ग्रुप्स एंड ऑर्गेनिज्म, अभी हम पूरी इसकी एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे। डिटेल्ड स्टडी का मतलब है केवल हम प्लांट्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो प्लांट्स के अंदर सब वेराइटीज भी हैं, तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो उसकी पूरी एक हायरार्की है, नीचे एक वर्ड आप देख रहे होगे हायरार्की या लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का एक पूरा लेवल है, मतलब स्टेप बाय स्टेप उनको ग्रुपिंग करी गई है। तो काफ़ी ऊपर से नीचे तक पूरी वो ग्रुपिंग करी गई है। किंगडम्स हो गए, किंगडम्स के बाद आ जाते हैं तुम्हारे फाइलम्स आ जाते हैं, फाइलम्स के अंदर फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज के अंदर ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर के अंदर क्लासेस होते हैं, क्लासेस के अंदर ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स के अंदर स्पीशीज होते हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरी हायरार्की है, इस पूरे लेवल को समझना पड़ेगा। कहाँ पर ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, कहाँ कम ऑर्गेनिजम्स हैं, कहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा मैचिंग के मिलेंगे, कहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स कम मैचिंग के मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इसीलिए क्लासिफिकेशन आपको वो चीज़ें पढ़ने में आसान कर देता है। इसके बाद है इवोल्यूशन को समझना। आप अगर अभी देखो तो होमोसेपियंस, मैंने अभी नाम दिया ह्यूमंस का, तो ये क्या होमोसेपियंस पहले से थे? नहीं, पहले बहुत सारी दूसरी वेराइटीज भी थी। जैसे होमो इरेक्टस था, होमो हैबिलिस था, उसके पहले निएंडरथैलमैन थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। ये सब नाम है ह्यूमंस की वैरायटी के, मतलब एप्स से। हम जहाँ से डेवलप हुए, पहले हम मतलब झुक कर चलते थे, अब हम एकदम इरेक्टेड चलते हैं, सीधे खड़े होकर चलते हैं, दो पैरों पर चलते हैं। पहले हम पेड़ों पर टंग, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा सकते थे, पहले हमारे टेल थी। तो ये सब इवोल्यूशन हुआ है। इस इवोल्यूशन को भी समझने के लिए ये क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपनी हायरार्की के साथ, यानी कि जो लेवल्स हैं क्लासिफिकेशन के। ठीक है, लेवल्स का मतलब क्या है क्लासिफिकेशन का? तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ समझो कि जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं वो करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। ठीक है, कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके बीच में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन हो सकते हैं, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इसके बेसिस पर क्या किया गया, साइंटिस्ट ने उनको एक लेवल दे दिया क्लासिफिकेशन का। ठीक है, जो टॉप से बॉटम जैसे जैसे हम जाते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म तो कम होते चले जाएंगे एक उस पर्टिकुलर ग्रुप में, लेकिन उन ऑर्गेनिजम्स के बीच जो क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो ज़्यादा सेम होंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं कि सबसे टॉप पे हमारा क्या बांटा गया। सबसे जो टॉप पे दिया गया था वो था हमारा किंगडम। ठीक है, जैसे दो में हमने अभी पढ़ा था, अभी दो में पढ़ा था कि एक किंगडम प्लांटे होते हैं और एक किंगडम एनिमेलिया होते हैं। इसके बाद आर एच विटेकर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन दिया था, जो कि हम लोग अभी मेन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं किंगडम। अभी हम प्लांटे और एनिमेलिया एक एग्जांपल लेकर के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्लांट्स में वो आ गए जो खुद खाना बना सकते हैं, एनिमल्स में वो आ गए जो खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सेल के बेसिस पर अगर हम बात करें तो जिसमें सेल वॉल नहीं होती है और एक जिसमें सेल वॉल होती है। ठीक है, इसके बाद किंगडम के नीचे आते हैं फाइलम। ठीक, जैसे मान लो मैं एनिमल किंगडम लेता हूँ, तो एनिमल किंगडम में दो फाइलम आ जाते हैं, एक होते हैं कॉर्डेटा और एक होते हैं नॉन कॉर्डेटा। अब किंगडम में प्लांटे और एनिमेलिया में ऑर्गेनिज्म तो बहुत हैं। एनिमेलिया की अगर मैं बात करूँ तो उसमें ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटी बहुत कम है। ठीक है, अगर जितने भी ऑर्गेनिज्म एनिमेलिया में आ रहे हैं। अब अगर उसके बाद मैं बात करूँ कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा की बात करूँ, इसमें मान लो दो आ गए, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के जितने भी होंगे उनमें कुछ सिमिलरिटीज ज़्यादा होंगी, और नॉन कॉर्डेटा के जितने होंगे उनमें कुछ सिमिलरिटीज ज़्यादा होंगी, लेकिन कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में सिमिलरिटी नहीं होगी। ठीक है, कॉर्डेटा एक्चुअली वो थे जिनमें बैकबोन पाई जाती है, नॉन कॉर्डेट्स वो थे जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती। इसके बाद अब देखो, कॉर्डेटा में सीधी सी बात है एनिमल से कंपैरिजन में कम ऑर्गेनिज्म आ रहे होंगे, लेकिन ये जो कॉर्डेटा के अंदर ऑर्गेनिज्म आ रहे होंगे उनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, ज़्यादातर सेम होंगे, मतलब कुछ हद तक एज कंपेयर टू एनिमल की हम पूरी बात करें तो ज़्यादा सेम होंगे। इसके बाद फाइलम के अंदर हमारे आ जाते हैं क्लास। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास होता है मैमेलिया, जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं। एक क्लास होती है हमारी एव्स, जिसमें बर्ड्स आ जाते हैं। एक क्लास होती है हमारी रेप्टाइल या रेप्टिलिया। ठीक है, ये सब मैं कॉर्डेटा के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और आपका जुड़ता है एम्फीबिया। ठीक है, और इसी के अंदर कॉर्डेटा के अंदर एक और क्लास आ जाती है जिसको बोलते हैं पिशीज। अब फिर से वही चीज़ है, सीधी सी बात है, कॉर्डेटा में जितने ऑर्गेनिज्म आ रहे होंगे मैमेलिया में उससे कम ही ऑर्गेनिज्म आएंगे, लेकिन
मेमेलिया में अब जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा कॉमन होंगे एज कंपेयर टू कॉर्डेटा। यही मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे हम नीचे बढ़ते चले जाएंगे क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स कम हो जाएंगे उस ग्रुप में, लेकिन उस ग्रुप में आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में सिमिलैरिटीज ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, इस क्लास के अंदर आता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर जैसे एक प्राइमेटा होता है, कार्निवोरा होता है, उसमें कार्निवोरस एनिमल्स आ जाते हैं। फिर ऑर्डर के अंदर आ जाता है फैमिलीज। ठीक है, फैमिलीज में जैसे कैनिडे, फेनिडे शायद होता है, कैनिडे मतलब कैट की फैमिली को बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही डॉग की फैमिली होती है। तो इस तरीके से फैमिलीज बांटे गए। फिर इसके बाद आता है जीनस। ठीक है, और जीनस से सबसे कम छोटा आता है स्पीशीज। ठीक है, एक तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखनी है, दूसरा आपको ये स्पीशीज याद रखनी है, क्योंकि ये जो है ये सबसे बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की। ठीक है, यानी कि हम जो बात करते हैं वो एक स्पीशीज की बात करते हैं। जैसे ह्यूमन की, अगर हम केवल ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन की जो स्पीशीज है उसको होमो सेपियंस बोला जाता है। ठीक है, हम बता भी चुके हैं, अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये होमो सेपियंस है, ये ह्यूमन की स्पीशीज है। ठीक है, अब ह्यूमन में जितने भी ह्यूमन होंगे इनमें सबसे ज्यादा कॉमन चीजें होंगी एज कम्पेयर टू दूसरे एनिमल्स। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन। और स्पीशीज की डेफिनेशन भी याद रखिएगा। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स दैट कैन reproduce each other. It is the unit of classification. ठीक है, इसके बाद जो आया है वो साइंटिफिक नेम आया है। जो साइंटिफिक नेम है वो जो बना था, हमने कुछ साइंटिफिक नेम्स डिस्कस किए थे। साइंटिफिक नेम जो बनते हैं वो बनते कैसे हैं? तो साइंटिफिक नेम जो बनेंगे वो दो चीजों से बनते हैं, एक जीनस और एक स्पीशीज। ठीक है, तो पहला जो टर्म होता है वो जीनस होता है, जैसे मैंने बोला पैंथेरा टिग्रिस। तो इसमें पैंथेरा जो है वो जीनस है और टिग्रिस जो है वो स्पीशीज है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक और है जैसे अपना होमो सैपियंस, अभी मैंने बात करी। तो होमो हो गया हमारा जीनस और सैपियंस हो गया स्पीशीज। होमो के अंदर और स्पीशीज आती हैं, जैसे होमो हैबिलिस हो गया। ठीक है, होमो इरेक्टस हो गया, ये मतलब कुछ और ह्यूमंस की पुरानी प्रजातियां हैं जो पहले रही हैं। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट डेवलप्ड प्रजाति है वो सेपियंस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, नेमिंग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर आते हैं, तो इधर जब हम आएंगे तो इधर एक बहुत अच्छे तरीके से इसने क्या किया है, आपको क्लासिफिकेशन बताया गया है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिएगा, इसमें जब हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में सबसे पहले किंगडम एनिमल में बहुत सारे जानवर आ गए, टाइगर, मंकी, सील, बर्ड, ह्यूमन, ये सब। फिर मैंने जब कॉर्डेटा की बात करी तो कॉर्डेटा में इंसेक्ट्स हट जाते हैं, मोस्टली इंसेक्ट्स हट जाते हैं, केवल कॉर्डेट्स रह जाते हैं। स्नेक रेप्टाइल हो गया, टाइगर एक मैमल हो गया, फ्रॉग एक एम्फीबिया हो गया, बर्ड एक एव्स हो गया, फिशेज एक पिसीज हो गए। ये हमने डिस्कस किए थे। फिर उसमें से मैं एक क्लास के बारे में आ गया बात करने, जिसको मैमेलिया बोला गया। मैमेलिया में मैमल्स आ जाते हैं जो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो एग लेइंग होते हैं, जैसे प्लेटिपस हो गया, उसको छोड़ देते हैं, बाकी ज्यादातर जो है वो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ठीक है, इसलिए मैमेलिया बना। अब इस मैमेलिया के अंदर अगर मैं एक ऑर्डर की बात करूं तो एक ऑर्डर जैसे प्राइमेटा होता है, एक ऑर्डर यहाँ कार्निवोरा लिखा हुआ है जिसमें कार्निवोर्स आते हैं। ठीक है, जैसे टाइगर, सील, फॉक्स, ये सब बने हुए हैं। इसके बाद एक फैमिली आती है फेलिडे। ठीक है, फेलिडे और कैनिडे। फेलिडे जो होती है वो कैट की फैमिली होती है और कैनिडे शायद डॉग की, कैनिडे डॉग की फैमिली होती है। तो फेलिडे आ गया डॉग कैट की फैमिली में। कैट की फैमिली में टाइगर, चीता, कैट, ये सब आ जाते हैं। इसके बाद बारी आती है पैंथरा। पैंथरा उसका जीनस है, जिसमें क्या आ जाएगी, कैट की फैमिली के अंदर सिर्फ पैंथरा वाले लोग, पैंथरा में क्या आ जाता है, टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये आ जाता है। उसमें पैंथरा के अंदर अगर हम बात करेंगे तो टिग्रिस आता है। टिग्रिस एक स्पेसिफिक स्पीशीज है केवल। ठीक है, तो टाइगर्स में ज्यादा कॉमन होगा, पैंथरा में कम कॉमन कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये आई होप सो आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। इधर प्लांट का भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, बट आप इतना आसानी से समझ नहीं पाएंगे क्योंकि इसके काफ़ी टर्मिनोलॉजी डिफिकल्ट है। जैसे प्लांटे होते हैं, फिर उसके अंदर ट्रैकियोफाइटा आ जाता है। अब ट्रैकियोफाइटा में एक्चुअली प्लांटे आगे हम लोग पढ़ेंगे। प्लांटे के 5 तरीके से बांटे गए हैं उसको। ठीक है, पहले 2 में बांटा गया, फिर उसके 5 मेन पार्ट्स होते हैं। एक तो थैलोफाइटा होते हैं जिनमें एल्गी आता है, फिर ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। तो ये जो ट्रैकियोफाइटा हैं इनमें आ जाते हैं आपके टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर उसके बाद बारी आ जाती है डाइकोटिलेडने, ये आपका क्लास हो गया। उस डाइकोटिलेडने में मेलवेल्स एक आपका ऑर्डर हो गया। फिर मेलवेल्स के अंदर मेलवेशिया एक आपका जीनस हो गया। ठीक है, जीनस क्या मतलब, वो फैमिली हो गया। और फिर हिबिस्कस एक जीनस हो गया और रोजा साइनेंसिस एक क्या हो गया,
स्पीशीज हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है कि आपको इसको याद करना है, ठीक है। बस केवल समझने के लिए ये डायग्राम था कि किस तरीके से हम बांटते हैं चीज़ों को। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा, रैंकिंग आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे हम लोग रैंक करते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अपना किंगडम क्लासिफिकेशन, कि कितने पार्ट्स में ये किंगडम क्लासिफिकेशन बना। चलो बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। तो अगर मैं किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जानना है कि किंगडम क्लासिफिकेशन के जो सबसे मेन साइंटिस्ट थे, जिनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला गया, वो थे आपके कार्लस लीनियस, ठीक है। कार्लस लीनियस ही थे जिन्होंने शुरुआत करी थी क्लासिफिकेशन की। हालांकि इन्होंने केवल दो ही भागों में बांटा था पहले। एक इन्होंने बोला कि एक किंगडम होते हैं प्लांटे और एक होते हैं आपके किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। अब देखो, पहले की बात है तो पहले कई सारी रिसर्चेज नहीं हुई थी, मतलब ना माइक्रोस्कोप था, ना इतना डीप हम लोग गए थे। तो उन्होंने दो भागों में क्या कर दिया था, बांट दिया था। एक जो खुद से खाना बना सकते हैं, एक जो खुद से खाना नहीं बना सकते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, हमें कई सारी चीज़ें पता लगने लगी। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो खुद का खाना नहीं बना सकते थे, लेकिन वो प्लांट में रखे गए। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो खुद का खाना बना सकते थे, जिनमें सेल वॉल थी, उनको एनिमल में रख दिया गया। कुछ ऐसे थे जो ना प्लांट में आने चाहिए ना एनिमल में आने चाहिए, क्योंकि उनमें न्यूक्लियस ही नहीं था। तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनको R.H. विटेकर बोला गया। R.H. विटेकर थे वो, ठीक है। R.H. विटेकर ने लगभग 1969 के अराउंड इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था? पहला था किंगडम मोनेरा, दूसरा था किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा था आपका किंगडम फंजाई, चौथा था आपका किंगडम प्लांटे और पांचवा था आपका किंगडम एनिमेलिया, ठीक। ये 5 किंगडम के क्लासिफिकेशन उन्होंने क्या करे थे, दिए थे, ठीक है। अब ये 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन उन्होंने किस बेसिस पर किया वो समझते हैं। सबसे पहले तो ये किंगडम मोनेरा, ये बहुत ही अलग थे। ये थे प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। बाकी जितने बचे वो थे यूकैरियोट्स। तो इन्होंने देखा कि भैया कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म एनिमल में डाल दिए गए, प्लांटे में डाल दिए गए, जिनमें न्यूक्लियस ही नहीं था, जिनकी सेल में। तो इन्होंने कहा कि भैया इनको बाहर करो, इनको अलग करो, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम अलग है। और उन्होंने क्या देखा कि भैया इनमें तो सेल वो ही नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है, ठीक है। तो वही पे प्रोकैरियोट्स में इनको कंसिडर कर दिया गया। फिर इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बोला कि ये जो मोनेरा और प्रोटिस्टा हैं, ये यूनिसेलुलर है, मतलब ये सिंगल सेल से बने हुए हैं। जबकि बाकी सब क्या हैं, बाकी सब तो मल्टी सेलुलर है। तब इन्होंने ये किंगडम का प्रोटिस्टा का बनाया। और भी कई सारे कारण थे प्रोटिस्टा के बनाने के लिए, क्योंकि प्रोटिस्टा में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो सेल्फ फूड बना भी सकते थे और नहीं भी बना सकते थे। दोनों तरीके के इसके ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब ऑटोट्रॉपिक भी थे और हेटेरोट्रॉपिक भी थे, यानी सेप्रोट्रॉप्स जिनको हम बोल रहे हैं। तो सेप्रोट्रॉप्स भी थे। तो अब ना इनको हम प्लांटे में डाल सकते हैं, ना हम इनको एनिमेलिया में डाल सकते हैं। तो इनको भी बोला गया क्या भैया आप साइड हो, आपको हम एक अलग किंगडम दे देते हैं। फिर बारी आती है फंजाई की। फंजाई में एक्चुअली क्या था कि सेल वॉल पाई जा रही थी, और जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है लेकिन एनिमल्स में नहीं होती, तो इनको धर दिया गया प्लांट्स में। लेकिन फिर इनमें एक कैरेक्टरिस्टिक था कि ये फूड नहीं बना सकते थे, ये सेप्रोट्रॉप्स थे, मतलब ये दूसरे से खाना लेकर खाते थे। तो इनको होना चाहिए एनिमेलिया में। तो ना ये प्लांट में आ रहे थे ना ये एनिमल में आ रहे थे, तो इनको भी क्या किया, भैया तुम साइड हो, तुम्हारा हम एक अलग किंगडम बना देंगे। फिर प्लांटे और एनिमेलिया सब जानते ही हैं, प्लांट वो हुए जो खुद का खाना बना सकते हैं, एनिमेलिया वो हुए जो खुद का खाना नहीं बना सकते। प्लांट में सेल वॉल होगी, एनिमल में सेल वॉल नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन बांट दिया। अब हम लोग सबसे पहले डीप में पढ़ेंगे अपने मोनेरा को, ठीक है। मोनेरा, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि मोनेरा में जो आएंगे वो आएंगे बैक्टीरिया, ठीक है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बस आपको याद रखने हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं
इसके अलावा ये खुद का खाना बना सकते हैं और नहीं भी बना सकते हैं, तो ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं और सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं। इसके अलावा ये कहीं भी पाए जाते हैं, भद्दर से भद्दर गर्मी में, भद्दर से भद्दर सर्दी में, यानी हार्श कंडीशंस में ये पाए जाते हैं। कहा जाता है कि जब दुनिया नहीं भी थी तब भी ये थे, और आज भी दूसरे प्लैनेट्स में भी ये कहीं ना कहीं होंगे, ये एग्जिस्ट जरूर कर रहे होंगे अलग अलग जगह। ठीक है। तीसरी उसके बाद बताया गया कि ये एरोबिक और एनएरोबिक दोनों तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए भी और ऑक्सीजन नहीं भी चाहिए, तो दोनों तरीके से इनका रेस्पिरेशन भी होता है। इसके बाद इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं, जो कि इनके मूवमेंट में काम आता है, इनको लोकोमोशन और मूवमेंट कराने में काम आता है। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो इनको अलग कर रही थी। न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है भाई, प्रोकैरियोटिक है ना, सेल ऑर्गेनल होते हैं, तो कोई भी इनमें सेल ऑर्गेनल कुछ थे बट वो अलग नाम से थे, और इनके में न्यूक्लियस नहीं था, इनके न्यूक्लियस की बजाय न्यूक्लियोइड था, जो कि साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तैरता रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियोइड था। बाकी इनके जब हम साइज की बात करें तो ये 0.2 माइक्रोमीटर, माइक्रॉन्स कहते हैं उसको, से लेकर के 100 माइक्रॉन्स यानी माइक्रोमीटर तक का इनका साइज है। ठीक है। इसके बाद अगर हम इनके शेप्स की बात करें तो इनका शेप 4 तरीके का होता है। ठीक, शेप्स में ये 4 तरीके के होते हैं। क्या क्या? पहला है बैसिलस। बैसिलस का मतलब है रॉड शेप। ठीक है, हमको बहुत गहराइयों में इसमें नहीं कूदना। बैसिलस हो गया इनका रॉड शेप्ड। इसके बाद एक होते हैं आपके क्या कहते हैं, सर्कल वाले, यानी कोकाई हो गए। ठीक है, कोकस भी बोलते हैं उनको, कोकाई इनका प्लूरल फॉर्म है। कोकस जो कि राउंड हो जाएंगे। इसके बाद एक विब्रियो शेप्ड होते हैं जो कॉमा शेप्ड होते हैं, और एक आपके होते हैं स्पाइरलम यानी स्पाइरल शेप। ठीक, सबके एग्जाम्पल याद रख लेना। लैक्टोबैसिलस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगा, अगर आपको किसी बैक्टीरिया के नाम में डिप्लो दिख जाए तो मतलब वो पेयर में है। तो डिप्लोकोकस का मतलब है 2 राउंड शेप के बैक्टीरिया साथ में है। अगर आपको कहीं स्ट्रेप्टो दिख जाए, कोई भी स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टो स्टेप्लोकोकस ऐसे कुछ दिख जाए, स्ट्रेप्टोबैसिलस दिख जाए, तो इसका मतलब है वो चेन में है। अगर आपको टेट्रा मिल जाए कुछ भी, तो टेट्रा का मतलब है 4 के ग्रुप में है। और अगर आपको स्टेफिलो कहीं भी नाम दिख जाए तो स्टेफिलो का मतलब है वो बंडल यानी ग्रुप में पाए जा रहे हैं एक साथ, बंडल और ग्रुप में। ठीक है, जैसे अगर इसमें एक एग्जांपल आप देखो तो लिखा हुआ है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, यानी कि ये एक नाम है जिसमें ये ऑरियस है मेन स्पीशीज, और ये ग्रुप में पाई जाती है। ठीक है, और राउंड शेप्ड है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल बस याद रखना, लैक्टोबैसिलस बैसिलस का हो गया, डिप्लोकोकस न्यूमोनिया आपका कोकस हो गया, लेप्टोस्पायरा आपका स्पाइरलम हो गया, विब्रियो कॉलेरा जो कॉलेरा कॉज करता है वो ये हो गया आपका शेप हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया और हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। ये टॉपिक वन वर्ड के फॉर्म में बहुत आता है क्योंकि इसमें कई सारे आपको एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, उनके यूजेस याद करने पड़ेंगे। तो चलो देखते हैं आप इसको इम्पोर्टेंस को। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया के यूजफुलनेस की, ठीक है, तो इसको अगर सही से देखा जाए तो देखिए क्या है। सबसे पहले तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सबने सुना हुआ है। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि कर्ड बनाना, दही बनाने का काम है इसका। इसके बाद कुछ हमारे बॉडी में बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, विटामिन के प्रोड्यूस करना, जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करें लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की, तो ये काम आता है हमारा चीज़ बनाने के काम आता है, तो ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया आपके इडली और डोसा को प्रिपेयर करने में काम आता है। ठीक है,
विनेगर जो कि एसिटिक एसिड है, जो कि खाने को टेस्ट देता है, सोर टेस्ट देता है हमारे फूड को, वो बनता है एक बैक्टीरिया जिसको एसिटोबैक्टर बोलते हैं। आपको नाम याद रखने हैं, नाम याद रखने के साथ साथ उसका यूज याद रखना है, बहुत डिटेल में अंदर मतलब घुसना नहीं, केवल आपको ऊपर ऊपर वन वर्ड के लिए ये सब चीजें तैयार करनी है, ठीक है। इसके बाद एक प्रोसेस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या प्रोसेस का नाम है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इस प्रोसेस में। एक्चुअली जो एयर में नाइट्रोजन पाई जाती है, वो एयर की जो नाइट्रोजन है वो काफ़ी हद तक क्या होती है, इस्तेमाल होनी चाहिए, प्लांट्स को चाहिए रहती है, पर प्लांट्स एयर की नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते हैं। तो वही नाइट्रोजन उनको क्या चाहिए होती है, सॉइल में चाहिए होती है। तो कुछ राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में पाए जाते हैं, ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में। और इनका काम होता है एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना। नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके वो क्या करते हैं, प्लांट्स उनको इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जिसमें बैक्टीरिया का नाम नहीं है उसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्यूरिंग ऑफ टी में टैनिंग याद कर सकते हैं, एनिमल स्किन को टैन करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। इसके बाद बैक्टीरिया जो होते हैं ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक करके सॉइल को फर्टाइल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये एक चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक ये याद रखिएगा, एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन जो दवाई बनती है वो भी बैक्टीरिया की मदद से बनती है, और वो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं जो हमारे बैक्टीरिया के हैं, और इनको आपको याद करना पड़ेगा नाम के साथ, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं हार्मफुल बैक्टीरिया, तो जैसा कि सभी जानते हैं बैक्टीरिया डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और उन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। कैसी डिजीजेस? टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, सारी डिजीजेस हैं ये सब। इसमें से एक लिखी हुई है जैसे क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिनम, ये एक बैक्टीरिया है जो कि क्या करता है, बॉट्यूलिनम एक बीमारी है उसको कॉज करता है, ठीक है। एक टॉक्सिन है ये जिसको रिलीज होता है, तो बॉट्यूलिज्म एक बीमारी है वो होती है, ठीक है। कई सारी डिजीजेस पेड़ों में भी होती है, जैसे सिट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया कॉज करते हैं लेमन और ऑरेंज के प्लांट्स में, ठीक है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है आपका, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। अभी ऊपर हमने पढ़ा था एक राइजोबियम बैक्टीरिया था जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता था। इनका काम क्या है, ये डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियम है, मतलब ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन को रोकते हैं, जिसकी वजह से ये सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने नीचे कुछ उसमें दिया है, बीमारियों के नाम दिए हैं। वही टाइफॉइड हो गई, टाइफॉइड कौन कॉज करता है, सैल्मोनेला टाइफी। मेरे हिसाब से आप बस ये दोनों पॉइंट्स याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिम्टम्स और आपसे प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा नहीं पूछे जाते, अगर पूछे भी जाएंगे तो कुछ कॉमन चीज़ें आप लिख लीजिएगा, मैं भी बताऊंगा। कॉलेरा हो गया तो विब्रियो कॉलेरा कॉज कराता है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉज कराता है। अब बारी आती है सिम्टम, तो सिम्टम अगर कहीं पर भी आ जाए तो आप फैटीग लिख लीजिएगा, हेडेक लिख लीजिएगा, वॉमिटिंग लिख लीजिएगा, ठीक है। फीवर एक कॉमन सिम्टम होता है, हर बीमारी में आता ही आता है, ठीक है। पेन लिख दीजिएगा बॉडी में, वो आता ही आता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ट्यूबरकुलोसिस की एक है। तो इस तरीके से कुछ कॉमन वाले सिम्टम्स याद रखिएगा। अब बीमारी होती ज़्यादातर कैसे हैं, तो अगर मैं टाइफॉइड, कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस जो कि बैक्टीरिया से होते हैं, ये बैक्टीरिया ज़्यादातर आते हैं कंटेमिनेटेड फूड से, कंटेमिनेटेड वाटर से। तो बस आपको यही चीज़ें लिखनी है कि किस तरीके से हम अपने हाइजीन को मेंटेन रखें। तो कुक्ड फूड खाइए, क्लीन वाटर पीजिए, हाथ धोते रहिए, हाइजीन मेंटेन रखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्योर कर देंगे। आपको एयर में मास्क लगा करके बाहर जाइए, क्योंकि अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है तो वो एयर के थ्रू होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे कॉमन चीज़ें हैं। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो हम लोगों को डिस्कस करना है वो है हमारे किंगडम प्रोटिस्टा को। चलो देखते हैं किंगडम। तो अगर हम बात करते हैं अपने किंगडम प्रोटिस्टा की, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, प्रोटिस्टा को अलग करने का सबसे मेन कारण क्या था। देखो सबसे पहले तो ये यूकैरियोटिक हैं, मतलब इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के साथ साथ इनमें कई सारे सेल ऑर्गेनल्स भी पाए जाते हैं, मतलब प्रॉपर होते हैं ये, ठीक है, बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के, जैसे सिवाय मोनेरा छोड़ दो, ठीक है। तो ट्रू न्यूक्लियस है इनमें, और साथ में बाकी ऑर्गेनल्स भी हैं। मेन चीज़ ये क्या है कि ये यूनिसेलुलर थे, ठीक है, यूनिसेलुलर थे। ये ज़्यादातर इनका पाया जाना जो होता है वो एक्वेटिक हैबिटेट में होता है, ठीक है, पानी वाले माहौल में ये ज़्यादा रहते हैं। इनको प्रोटिस्ट्स भी बोला जाता है, ठीक है, प्रोटिस्टा की जगह प्रोटिस्ट्स भी काउंट बोल दिए जाते हैं। इनमें आपको फ्लैजिला और सीलिया जैसी चीज़ें मिलेंगी। साथ में इसमें एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स,
स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, और पोडिया मतलब होता है फिट। तो ये एक फॉल्स फिट है जो कि ये डेवलप करते हैं लोकोमोशन के लिए, ठीक है। और लोकोमोशन के साथ साथ इनका काम फूड एनगल्फिंग में भी होता है, मतलब फूड को निगलने में भी होता है। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि किस में कैसे क्या करते हैं ये लोग। इसके बाद जब हम इनके खाने पीने की बात करें तो ये इनमें से कुछ जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और कुछ जो होंगे वो आपके सेप्रोट्रॉप्स होंगे, ठीक। मतलब कुछ खाना बना लेंगे, कुछ खाना नहीं बना पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एमीबा और पैरामीशियम, जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा है हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, और यूग्लिना और क्लेमाइडोमोनास ये जो होते हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। इसलिए इनको पूरा एक अलग किंगडम क्या करना पड़ा, बनाना पड़ा। तो ये तो था ओवरव्यू प्रोटिस्टा का, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने होंगे। अब इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो एमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूं तो एमीबा, पहली बात तो आपके सामने दिया हुआ दिख रहा होगा, एमीबा इरेगुलर शेप है इसका, कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता है इसका, ठीक है। और ये किसी भी तरीके अपनी तरफ क्या कर देता है, चेंज कर देता है। आप इस वर्ड की मीनिंग देखिए, एमीबा का मतलब ही क्या है, एमीबा, एमी मतलब हो गया चेंज, ठीक है। तो मतलब जो अपना शेप चेंज कर ले रेगुलर इंटरवल में। यूनिसेलुलर होता है, शॉर्ट होता है, स्यूडोपोडिया मैंने बता ही दिया कि इनमें फॉल्स फिट होता है, ठीक है। तो ये हो गया। ये एमीबा की जो सबसे कॉमन स्पीशीज है वो है प्रोटियस, जो कि काफी पाई जाती है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, पूल्स और पॉन्ड्स में पाए जाते हैं, एक्वेटिक वेजिटेशन में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की एमीबा के, तो एमीबा क्या खाता है। एमीबा अभी हमने बताया हेट्रोट्रॉप होता है, ठीक है। हेट्रोट्रॉप होने की वजह से ये फूड इनगल्फ करता है। आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे डायग्राम, इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये जो न्यूट्रिशन है अमीबा का, देखो जैसे बाहर एक फिश फूड पार्टिकल आया, अब जैसे ही ये फूड पार्टिकल आया अमीबा क्या कर लेता है, सेंस कर लेता है, और वो अपना एक स्ट्रक्चर क्या करने लगता है, डेवलप करने लगता है, और इन्हीं को हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं, फॉल्स फिट। ये स्यूडोपोडिया पूरी तरीके से उसको फिश को क्या करेगा या फूड को क्या करेगा, ग्रैब कर लेगा। जहां पर जिस पॉइंट पर अब ये फूड बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। फूड जहां पर है, वैक्यूल मतलब खाली स्पेस। और ये पूरी तरीके से अब देखो ये फूड क्या हो गया, क्योंकि स्यूडोपोडिया पूरा अपना साइटोप्लाज्म क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, तो फूड उसमें कवर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फूड को एनगल्फ करता है, अपने अंदर निगल लेता है, ठीक है। लोकोमोशन की बात करें तो इसमें वही स्यूडोपोडिया की मदद से ही लोकोमोशन होता है, और इसको हम लोग एमेबॉइड मूवमेंट भी बोलते हैं। स्ट्रीमिंग फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म, इसका जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लो करता रहता है। और स्ट्रीमिंग फ्लो, स्ट्रीमलाइन बॉडी आपने सुना होगा, वैसे ही स्ट्रीमिंग फ्लो होता है, कंटिन्यूअसली वो आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो साइटोप्लाज्म आगे की तरफ, एक तरफ या किसी भी डायरेक्शन में बस बढ़ता रहता है, फ्लो करता रहता है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है रेस्पिरेशन। तो देखो इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन तो नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है रेस्पिरेशन, जैसे हमारे अंदर लंग्स हैं, फिशेज में गिल्स होते हैं, इनमें कुछ नहीं होता है। ऑक्सीजन डायरेक्ट पानी के थ्रू, बॉडी से थ्रू अंदर आता है, बॉडी स्किन से अंदर आता है और बाहर भी जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन का मतलब किसी चीज का डायरेक्ट बॉडी में अंदर आना और बाहर जाना, ठीक है, मूवमेंट होना। और ये ऑक्सीजन इनको चाहिए होती है, तो इसलिए इनका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं एक्सक्रीशन इन एमीबा, जितना बता रहा हूँ बस उतना ध्यान देना है, बहुत डीप अंदर नहीं जाना है। एक्सक्रीशन जो एमीबा का होता है उसमें दो चीजें एक्सक्रीट होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एक अमोनिया। ये दो चीजें एक्सक्रीट करी जाती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं एमीबा के, ठीक है। अब ये एक्सक्रीट कैसे होते हैं, एक्चुअली ये एक वैक्यूल क्रिएट करता है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, सारी चीजों को अपने अंदर ले लेता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करता है, एक्सेस वाटर और वेस्ट मटेरियल्स, देखिए लिखा है वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्सेस वाटर को कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर क्या कर लेता है, बसा लेता है। इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या कर देता है, बाहर इजेक्ट कर देता है, बर्स्ट कर देता है। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन फट जाती है, और जैसे ही सेल मेम्ब्रेन फटती है वैसे ही जितना भी इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वो बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलने के साथ सारा वेस्ट भी इसका क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। तो मेन अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसमें एक्सक्रीशन कैसे होता है तो आपको कैसे बताना है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के थ्रू इसमें क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एमीबा की जब रिप्रोडक्शन की बारी आती है तो हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है एमीबा में। एक रिप्रोडक्शन आपका होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब जैसा कि मैंने बताया दो होते हैं, और फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। तो यानी ब्रेकिंग, यानी दो में ब्रेक होना, ठीक है। तो एक तो ये दो सेल्स में ब्रेक हो जाते हैं, इनका न्यूक्लियस दो में टूट जाता है। दो में टूटने के बाद इनका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाता है, मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, ठीक है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा
और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा, और जब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो दो नए डॉटर एमीबा बन जाते हैं। तो एक तो ये बाइनरी फिजन है, ये फेवरेबल कंडीशंस में होता है, ठीक है। दूसरा है हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल नाम से ही समझ में आ रहा है, कई सारे एमीबा बनेंगे, बहुत सारे। लेकिन ये तब होता है जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में कभी कभार चला जाता है, ठीक है। मल्टीपल फिजन अकर्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। सबसे पहले तो जब कभी भी अमीबा एक अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है तो वो एक टफ कवरिंग बना लेता है अपने इर्द गिर्द, जैसा कि आप देख रहे होंगे, और उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं सिस्ट, ठीक है। ये पूरी एक कवरिंग बन गई, और ये कवरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्ट बोल देंगे। इसको ब्रेक करना ना के बराबर नामुमकिन सा होता है, ठीक है। तो अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरीके से अमीबा क्या रहता है, सेफ रहता है। अब होता क्या है, वो अनफेवरेबल कंडीशन में पड़ा हुआ है, अंदर ही अंदर क्या होता है कि इसके न्यूक्लियस, कई सारे न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के साथ साथ कई सारे साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाते हैं। तो अंदर सिस्ट के अंदर ही कई सारे अमीबा बन जाते हैं। अब जब ये अमीबा फेवरेबल कंडीशन में वापस आता है तो ये सिस्ट टूट जाता है, ये सिस्ट ब्रेक कर जाता है, और ब्रेक करने के बाद बहुत सारे अमीबा बाहर निकल आते हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल अमीबा बन चुके होते हैं मल्टीपल फिजन की वजह से, इसी को मल्टीपल फिजन बोलते हैं, ठीक है। आई होप सो अमीबा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये इजी था, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, जितना पढ़ाया उतना देखना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना फंजाई। तो चलिए बढ़ते हैं फंजाई की ओर। चलो अब देखते हैं किंगडम फंजाई के बारे में। तो अगर मैं कुछ बातें करूं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक तो ये भी कैसे होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, मतलब सब कुछ है इनके पास, न्यूक्लियस भी है, सेल ऑर्गेनल्स भी हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, इनमें सेल वॉल भी होती है। प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो अलग अलग चीज़ों से बनी होती है। लेकिन जो मेन चीज़ है जो सेल वॉल इसकी बनाती है वो है चिटिन, ठीक है। इवन ये भी कहा जाता है कुछ फंजाई में सेल वॉल नहीं भी होती है, ठीक है। इसीलिए इनको क्या करना पड़ा, एकदम सेपरेट करना पड़ा। ना इनको हम प्लांट में डाल सकते थे, ना हम इनको एनिमल में डाल सकते थे। दूसरा, ये सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, मतलब ये खुद का खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, ये दूसरे पर फीड करके खाते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी बैक्टीरिया में मैंने देखा था कि हम लोग ने देखा था कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर बैक्टीरिया फीड करता है, सेम इज विद फंजाई। फंजाई भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या करते हैं, फीड करते हैं, उनसे खाना लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और उनको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल होता नहीं, इसलिए खुद का खाना बना नहीं सकते। कई सारे आपने फंजाई देखे होंगे। एक सबसे कॉमन फंजाई है जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, जो ब्रेड में लग जाती है, जब ब्रेड ग्रीन ग्रीन कलर की हो जाती है। देखिए डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। इसके कुछ कॉमन नेम हैं, जैसे कि म्यूकर हो गया, ठीक है, राइजोपस हो गया, ठीक है, एगेरिकस हो गया। जो मशरूम हम लोग खाते हैं वो एगेरिकस होता है, ठीक है। मशरूम भी दो तरीके का होता है, आपका क्या कहते हैं, एडिबल भी होता है, नॉन एडिबल भी होता है, मतलब नहीं भी खाया जाता है, वो जहरीला होता है काफ़ी। इसके बाद एक पेनिसिलियम एक नाम दिया गया है। आपने पेनिसिलिन दवाई सुनी होगी, जो कि इसी फंजाई से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, पेनिसिलियम, ठीक है, नोटेटम, उसका पूरा नाम ये है, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। तो पेनिसिलियम, तो इस तरीके से कई सारे हमारे क्या हैं, फंजाई होते हैं। अब अगर हम इनके एक स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देखना होगा, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इनके स्ट्रक्चर फिलामेंट से बने हैं, ठीक है। फिलामेंट का मतलब होता है छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है। तो कुछ रेक्टेंगुलर शेप के फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि कंबाइन होते हैं, कभी कभी कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। अगर कभी एक सिंगल फिलामेंट की मैं बात करूं तो उस सिंगल फिलामेंट को हम लोग हाइफी बोलते हैं, और जब कई सारे हाइफी कंबाइन कर जाते हैं तो उनको हम माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। अब इस हाइफी का स्ट्रक्चर भी काफी अनोखा है। तो देखो सबसे पहले तो क्या लिखा है, द कॉटनी मास कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हाइफी बोलते हैं। अ बंच ऑफ हाइफी फॉर्म्स अ ब्रांचिंग नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम। ये जो आपको कॉटन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इस कॉटन लाइक स्ट्रक्चर में कई सारे फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हाइफी होते हैं, जो कि इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है। अब ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, ये जब ग्रुप में होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग माइसीलियम, ठीक है। अब इस हाइफी के कई सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, हाइफी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोलॉन, ठीक है। देखो यहाँ पर बना हुआ है आपके सामने, हाइफी को एक और नाम से जाना जाता है, हाइफी को एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोलॉन, ठीक है। अब स्टोलॉन्स दो तरीके के होते हैं, ये या तो ऊपर की तरफ ग्रो करेंगे, अप,
और डाउन, ठीक है। अगर स्टेलॉन डाउन जाता है तो वो डेवलप करते हैं राइजोइड्स में, ठीक। और अगर वो अप जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो ऊपर जाने पर उसको हम लोग बोलते हैं स्पोरेंजियो फोर, ठीक, स्पोरेंजियो फोर बोल देते हैं। अब ये जो स्पोरेंजियो फोर है, इसके स्वेलन टिप्स होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, ये स्वेलन टिप्स होते हैं, इनको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। और इन स्पोरेंजियम के अंदर भरे होते हैं स्पोर्स, और ये स्पोर्स फंजाई के लिए रिप्रोडक्टिव सेल्स का काम करते हैं। मतलब स्पोर्स जब बर्स्ट कर जाते हैं तो और फंजाई, एक फंजाई से कई सारे फंजाई डेवलप होते हैं। तो यानी कि स्पोर्स जो होते हैं ये जर्मिनेट करते हैं और कई सारे नए मोल्ड बना देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके स्ट्रक्चर के बारे में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सेप्रोफिटिक मोड होता है, वही हमने बताया, सेप्रोफाइट्स होते हैं, दूसरे का खाना चुरा करके खाते हैं या ले करके खाते हैं। दे पेनिट्रेट इनटू डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, एंजाइम्स का ब्रेक डाउन करते हैं, ये सब पता है। रेस्पिरेशन कैसा होता है? तो ज्यादातर जो रेस्पिरेशन का मोड है वो एरोबिक होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी फंगस होते हैं जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, जैसे कि ईस्ट। ईस्ट आपने सुना होगा, ये भी एक क्या है? फंगस है आपका। ईस्ट जो होता है ये हमारा किस काम आता है अगर याद हो तो? ईस्ट एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है। अभी नहीं पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो सबको पता है कि बेवरेजेस बनाने के काम आता है ईस्ट। और इडली और डोसे वगैरह के जो डो होते हैं उसमें भी ये ईस्ट बहुत काम आता है। तो ईस्ट काफ़ी एक इंडस्ट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मटीरियल है, फंजाई है ये, ठीक है। यूजेस ऑफ फंजाई, तो यूजेस ऑफ फंजाई में ये आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। देखिए लिखा है, ईस्ट इज़ यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। एंटीबायोटिक मैंने अभी बताया था कि ये पेनिसिलिन बनाता है, दवाई एक है पेनिसिलिन, ठीक है। बहुत सारे फंजाई ऐसे होते हैं जो फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाते हैं, मशरूम हो गया, मॉर्शेला हो गया, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ स्पीशीज फंजाई की टेस्ट देती है, जैसे फ्लेवरिंग ऑफ चीज करती है, ठीक है। इसके बाद फंजाई हमें सॉइल इंप्रूव करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि वो डेड बॉडीज को स्मॉल पार्टिकल्स में डिकम्पोज करवाते हैं, जो कि बाद में सॉइल की फर्टिलिटी क्या करती है? बढ़ाती है। लेकिन इसी तरीके से फंजाई के साइड इफेक्ट्स भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। और हार्मफुल इफेक्ट्स में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे कई सारी बीमारियां कॉज कराता है, जैसे रिंग वॉर्म हो गया, ओरल थ्रश हो गया, एथलीट्स फिट हो गया, ठीक है। ईस्ट के इन्फेक्शंस भी होते हैं जो कि होते हैं फंजाई की वजह से। इवन प्लांट्स में जैसे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो गया, लीफ रस्ट इन वीट हो गया, ठीक है, वाइट रस्ट इन कॉलीफ्लावर हो गया। तो ये सब कुछ डिजीज हैं जो प्लांट्स में होती हैं। राइजोपस और म्यूकर ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खराब करते हैं, मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स को खराब करते हैं, तो ये इसमें होते हैं। फंजाई, कुछ फंजाई होते हैं जो बहुत पॉइजनस होते हैं, मैंने अभी बताया था। कुछ मशरूम्स होते हैं खाए जा सकते हैं, कुछ नहीं खाए जा सकते। टोडस्टोल्स बहुत हार्मफुल होते हैं जो डेथ भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फंजाई के बारे में। इसके बाद बारी आती है हमारे एक और किंगडम प्लांट है, जो कि आप देख सकते हो बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है, मैं भी बहुत डीप नहीं बताऊंगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर है जो समझाऊंगा। प्लांट सबको पता है ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कई सेल से मिलकर बने हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं नेचर में। इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। ये सब कुछ बातें हैं जो हमें याद रखनी है। लेकिन इसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो थोड़ा सा नीचे दिया गया है। यहाँ अगर हम प्लांट की अगर हम बात करें तो देखो, प्लांट को दो पार्ट में बांट दिया गया है, प्लांट किंगडम को, ठीक है। एक होता है क्रिप्टोगैम और एक होता है फेनरोगैम। क्रिप्टोगैम थोड़ा ज़्यादा पुरानी वैरायटी में आ जाएंगे, फेनरोगैम थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है, नई वैरायटी है। क्रिप्टोगैम में तीन तरीके के आ जाते थे। थैलोफाइटा एल्गी जो हमने डिस्कस किया था, ब्रायोफाइटा जिसमें आपके मॉसेस और लिवर वॉट्स आ जाते हैं, ये ऐसे होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। पहले थैलोफाइटा चलो बात कर लेते हैं। एल्गी ऐसे होते हैं जिनमें रूट स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं, बस ये क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है तो ये खाना खुद का बना लेते हैं, ठीक है। इनका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा उलोथ्रिक्स, और ये ज़्यादातर एक्वेटिक ही होते हैं, ठीक है। काई जो आपने सुना होगा जो पानी में लग जम जाती है वो एल्गी होते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा लैंड प्लांट्स हैं, जमीन में आए हैं, ग्रो करे हैं शेड्स में। इनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं होती। वेस्कुलर टिश्यूज का मतलब जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है इसमें, तो कंडक्शन नहीं होता है, ठीक है। वाटर की जरूरत होती है फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो वाटर के आस ही पास ये कहीं ना कहीं पाए जाएंगे ब्रायोफाइट्स। इसके बाद बारी आती है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट ऐसे हैं जिनमें रूट स्टेम और लीव्स थोड़े बहुत डेवलप कर गए हैं, साथ में इनमें वेस्कुलर टिश्यूज भी आ गए हैं। तो इनमें वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम और फ्लोएम हैं। बस इनमें खामी क्या है, इनमें ना सीड्स होती है और ना ये फ्लावर बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्न्स और मॉसेस टाइप में, याद रखिएगा। अगर मैं फेनरोगैम की बात करूं तो फेनरोगैम वो हैं जो सीड्स बनाते हैं। इनमें दो आ जाते हैं, एक जिम्नोस्पर्म में और एक एंजियोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म वो होते हैं जो सीड्स बनाते तो हैं लेकिन सीड्स की कोई कवरिंग नहीं होती, मतलब इनमें फ्रूट्स नहीं होते हैं ना फ्लावर्स होते हैं, तो ये फ्लावर्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। मेल और फीमेल कोन्स होती हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे। सीड्स एनक्लोज्ड नहीं होती, मतलब कवर्ड नहीं होती, नेकेड सीड्स होती हैं। एग्जाम्पल साइकस और पाइनस। ठीक है, ये दो याद रख सकते हैं। एंजियोस्पर्म सबसे लेटेस्ट वैरायटी में आएंगे। इनमें फ्लावर्स और सीड्स डेवलप होते हैं। इनमें ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है और सीड की कवरिंग होती है, सीड फ्रूट के अंदर डेवलप होती है। और एंजियोस्पर्म को दो में बांट दिया गया, मोनोकॉटिलेडने और डाइकॉटिलेडने। मोनोकॉटिलेडने जिसमें एक सिंगल कॉटिलेडन होगा, डाइकॉटिलेडने मतलब जिसमें दो कॉटिलेडन्स होंगे। कॉटिलेडन्स एक्चुअली जो सीड डेवलप कर रहा होता है बेबी एम्ब्रियो, उसके लिए जो फूड होता है वो कॉटिलेडन होता है। तो कॉटिलेडन एक मेज और वीट है एग्जाम्पल, और जब मल्टीपल टू कॉटिलेडन्स मैंगोज और पीज हैं एग्जाम्पल। तो ये था कुछ प्लांट का आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद एनिमेलिया सेम चीज़ें, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, खुद का खाना नहीं बना सकते, सेल वॉल नहीं होती है। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा इनको दो में बांटा जाता है, जिनमें बैकबोन है बैकबोन नहीं है। इसको डिटेल में हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। आई होप सो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई हैं एक बार और इसको रिवाइज करिएगा। चीज़ें आसान हैं, हमको थ्योरेटिकल बहुत डीप नहीं जाना है। वन वर्ड ज़्यादातर चीज़ें आपको इसकी समझनी पड़ेंगी, खासतौर से एग्जाम्पल्स, यूजेस और हार्मफुल। ठीक है, तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में।